गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, और अभी मैं राजकीय कन्या महाविद्यालय 12 में कार्यरत हूं। आज हम लोग अपने क्वांटम फिज़िक्स का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो हमारी 5th यूनिट है, लेकिन ये बुक के अंदर चैप्टर जो है वो सिमिलर है। उसी चैप्टर के अंदर कंटिन्यूस जो टॉपिक है वो है स्टर्न गेर्लक प्रयोग और इलेक्ट्रॉन स्पिन, स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। तो ये एक्चुअल में हमारी 5th यूनिट स्टार्ट हो गई है बच्चों। तो अब तक जैसे 4 यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसके जैसे 3rd और 4th के तो नोट्स PDF आपको शेयर की गई है। 1st और 2nd यूनिट हालांकि हमने बुक में से ही पढ़ी थी, तो वहाँ तक आप लोग उसको अच्छे से स्टडी करना, कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछना। और चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टर्न गेर्लक एक्सपेरिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन स्पिन। स्टर्न और गेर्लक ने परमाणु के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्णों को ज्ञात करने के लिए ये प्रयोग किया था। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? जैसे बोर का जो परमाणु मॉडल है उसके अनुसार क्या था, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है तो इलेक्ट्रॉन की गति की दिशा के विपरीत जो है वो धारा प्रवाहित होती है। यानी कि ये अगर इलेक्ट्रॉन की गति करने की दिशा है तो धारा की दिशा क्या होगी? ये तो ये जो वृत्ताकार पथ है इसमें आई करंट भी फ्लो करेगा, जिसकी डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के मूव करने की डायरेक्शन के विपरीत होगी। यानी कि ये एक करंट लूप की तरह काम करेगा, यानी कि एक धारा प्रवाहित होने वाला रिंग या लूप। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रिंग या ऐसा लूप जिसमें आई करंट जो है फ्लो हो रही है। अब क्या होता है, करंट क्या होती है, आई इज इक्वल टू होता है Q/T। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है बटे T, मतलब टोटल टाइम पीरियड। तो अब जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में उसे टाइम कितना लगेगा? टाइम पीरियड के बराबर, आवर्तकाल के बराबर। और इस एक चक्कर लगाने में उसने दूरी कितनी तय की? परिधि के बराबर, सर्कमफ्रेंस के बराबर। तो वो किसके बराबर आ गई? 2πr के। तो उसको इस दूरी को तय करने में तो करंट इज इक्वल टू I/Q/T, और टाइम पीरियड जैसे T इज इक्वल टू क्या होगा? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, T इज इक्वल टू 2πr/v, क्योंकि उसने v वेग से 2πr जो डिस्टेंस है वो कवर की, और उसमें टाइम कितना लगा उसको? आवर्तकाल के बराबर समय जो है वो लगा। तो जैसे I इज इक्वल टू Q/T, तो E/T, और T की जगह मान रख दिया तो EV/2πr ये आ गया। ठीक है, ये आ गया करंट जो कि उस लूप के अंदर फ्लो हो रहा था। अब हम लोग बात करते हैं परमाणु का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है M इज इक्वल टू IA। तो A वो एरिया होता है जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ पे मूव करते टाइम कवर करता है, तो वो हो गया πr²। और करंट I जो है वो हमने निकाली थी अभी EV/2πr। तो यहाँ से पाई से पाई और एक R से R कैंसिल हो गया, तो EVR/2 बन गया। ठीक है, तो M इज इक्वल टू क्या आ गया? EVR/2 तो था ही, ऊपर M और नीचे भी M से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो MVR क्या होता है? L होता है। L इज इक्वल टू MVR, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोणीय संवेग इलेक्ट्रॉन का। तो M उसका मास है, V उसका वेग है, R वो रेडियस है जिस पाथ पे वो मूव कर रहा था उसकी। तो इसे हम लिख सकते हैं EL/2m। L इलेक्ट्रॉन का कक्षीय कोणीय संवेग है। चूँकि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है वो ऋणात्मक है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है चार्ज के लिए, -EL/2m। ये हमने वेक्टर फॉर्म में
हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है वो रख दिया है। अब यहाँ से नेगेटिव साइन से हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता लगता है कि एल वेक्टर और एम वेक्टर दोनों की डायरेक्शन जो है वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, जिस दिशा में कक्षीय कोणीय संवेग होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, और अब हम लोग इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ एच कट से मल्टीप्लाई कर दें, ई एच कट बाई 2m और एल बाई एच कट। तो ई एच कट बाई 2m जो होता है उसे म्यू बी से लिखते हैं, म्यू बी को हम लोग बोर मैग्नेटोन कहते हैं। ये कांस्टेंट होता है, म्यू बी इज इक्वल टू ई एच कट बाई 2m, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 9.27 इंटू 10⁻⁻24 जूल पर टेस्ला। ठीक है, ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज एच कट 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, 2 इंटू मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो इन सब की वैल्यू रखने के बाद हमारे पास म्यू बी जो है उसकी वैल्यू आ जाती है 9.27 इंटू 10⁻24 जूल पर टेस्ला। एक कांस्टेंट है जिसे हम लोग बोर मैग्नेटोन भी कहते हैं। अब हमारे पास जो इसके साथ एल बाई एच कट बनता है वो क्या है, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, विमाहीन राशि है। ये इधर बना था ना एल बाई एच कट, ये एक विमाहीन राशि है। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण m है उसे हम लोग बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, कोई मैग्नेटिक फील्ड है बी वेक्टर उसके अंदर रखते हैं, तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी U इज इक्वल टू माइनस एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर। क्या होगी, माइनस एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर, ये उसकी चुंबकीय स्थितिज ऊर्जा होगी। ठीक है, और इस द्विध्रुव आघूर्ण पर उस टाइम लगने वाला जो बल होगा वो होगा F इज इक्वल टू माइनस डेल यू। ओके, माइनस डेल यू, F इज इक्वल टू माइनस डेल यू। तो इस अवस्था में स्थितिज ऊर्जा पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल जो है F इज इक्वल टू माइनस डेल यू हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो कंपोनेंट होंगे इस फोर्स के एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, वो हो जाएंगे एफ एक्स होगा एम वेक्टर डॉट डेल बी बाई डेल एक्स, और क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो तो वेरी करेगा नहीं, तो केवल बी जो है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके एक्स और वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के अंदर वेरी होने की संभावना रहती है। तो डेल बी बाई डेल एक्स, डेल बी बाई डेल वाई और डेल बी बाई डेल जेड। अब ये कहता है कि अगर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है वो कुछ इस प्रकार का है कि वो केवल जेड डायरेक्शन में है, तब क्या होगा, अगर मान लीजिए वो सिर्फ जेड डायरेक्शन में है तो उसका एक्स और वाई डायरेक्शन में परिवर्तन की जो संभावना है वो ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि वो है ही जेड डायरेक्शन में। तो अगर एक्स और वाई ज़ीरो है तो एक्स और वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स भी ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और अगर सिर्फ जेड कंपोनेंट है तो एफ जेड इज इक्वल टू एम डॉट डेल बी जेड बाई डेल जेड, डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट को हटाएंगे तो एम कोस थीटा बाई इंटू डेल बी जेड ओवर डेल जेड, या सिंपली लिख सकते हैं एम जेड डेल बी जेड ओवर डेल जेड। थीटा क्या है, एम और जेड एक्सिस के बीच का कोण है, तथा एम जेड क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का जेड घटक, यानी कि जेड डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा मैग्नेटिक मोमेंट का वो क्या है, एम जेड होगा। अब यदि मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक समान है, एक समान मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होता है कि आप कितनी भी दूरी पे चल लो वो सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलता है, कोई भी ग्रेजुअल चेंज जो है वो उसमें नहीं आता है। अगर चेंज नहीं आता है तो ये डेल बी बाई डेल जेड जो है वो भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। मैग्नेटिक फील्ड है, बी जेड है, लेकिन क्या है, बी जेड में किसी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो दूरी के साथ या जेड एक्सिस के सापेक्ष क्या है, बिल्कुल एक समान है। तो इस वजह से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में डेल वी जेड ओवर डेल जेड ज़ीरो हो जाएगा, तो एफ जेड भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी फोर्स काम नहीं करता। लेकिन अगर
नॉन यूनिफॉर्म या असमान चुंबकीय क्षेत्र हम लोग अप्लाई करते हैं, तब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पे फोर्स काम करेगा। एफ जेड इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और उस टाइम फोर्स लगने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने पथ से विचलित हो जाएगा, जिस पाथ पे वो मूव कर रहा है, क्योंकि उस पाथ पे मूव करते टाइम उसके जो इंड्यूस्ड जो उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और फोर्स लगने से वो अपने पाथ से डाइवर्ट हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। तो इस विचलन को हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के z कंपोनेंट तथा चुंबकीय क्षेत्र की प्रवणता डेल वी जेड ओवर डेल जेड पर मतलब उसके माध्यम से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो डेविएशन है वो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के z कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड की जो ग्रेजुअल चेंज है डेल बी जेड ओवर डेल जेड उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब स्टर्न गर्लक का जो एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप है वो देखिए। इसके अंदर ये एक भट्टी या ओवन है F जिसको लिखते हैं, और इस ओवन के अंदर इसने सबसे पहले क्या किया था, चांदी धातु का प्रयोग किया था। तो चांदी धातु को बहुत उच्च ताप पर क्या किया, गर्म किया, और उसको उसको एक वेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। चांदी को उच्च ताप पर गर्म करके इस F ओवन में और उसको वेपर में कन्वर्ट कर लिया। ये यहाँ पे जो स्लिट लगी हुई है ये है स्लिट S1 और S2, इनके बीच में एक बारीक सा छिद्र है। ये न्यूट्रल वाष्प जो है या वेपर जो है, यानी कि चांदी के जो उदासीन परमाणु हैं वाष्प अवस्था में, वो क्या करते हैं, इस ओवन में से निकलते हैं, फिर आगे ये दो स्लिट लगी हुई है, इन स्लिट में से होकर गुजरते हैं। फिर हमने एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है। ये दो चुंबक है जिनकी आकृति आप देख ही रहे हैं कैसी है। ठीक है, तो एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में से इनको गुजारते हैं, और असमान चुंबकीय क्षेत्र में से गुजार करके इनको एक प्लेट पर, ये प्लेट क्या ठंडी है, इस प्लेट पर जमा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक समांतर पुंज जो है स्लिट में से निकलते हुए असमान चुंबकीय क्षेत्र में से निकलता है और फिर प्लेट पर जमा हो जाता है। अब प्लेट पर जो इसकी आकृति बनती है उसके बारे में बात करते हैं। इन परमाणुओं का जो वेग है वो रूम टेम्परेचर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ये जो तीक्ष्ण और समांतर पुंज है वो विशेष आकृति में निर्मित दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य से गुजारा जाता है, जिससे असमान चुंबकीय क्षेत्र में से गुजरने के बाद ठंडी प्लेट पर जमा करता है। तो ठंडी प्लेट पर क्या होता है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसको निर्वातित कक्ष, वैक्यूम रूम जो होता है ना, उसके अंदर रखा जाता है, ताकि सारे रिजल्ट जो है वो सही आए, किसी तरीके का और इफ़ेक्ट जो है वो ना पड़े। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है वो अगर अब देखिए, जैसे इस तरफ से देखें इसको सेटअप को, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, एक्स जेड प्लेन के अंदर है, एक्स जेड प्लेन के अंदर फैला हुआ है। इस तरीके से ये जेड एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये इधर जो है वो एक्स एक्सिस है। तो इस तरफ है ये मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो ये पूरा क्या है, इस प्लेन के अंदर है, एक्स जेड प्लेन में, और इसका इस मैग्नेटिक फील्ड का वाई डायरेक्शन में कोई इफ़ेक्ट नहीं है, तो डेल बी जेड ओवर डेल वाई इज़ इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है। इसी तरीके से इस मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग ये माने कि वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेकिन क्या है, एक्स के सापेक्ष जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, किनारों के इफेक्ट को हम नगण्य माने, यानी कि दूरी के सापेक्ष वो चेंज नहीं हो रहा जेड कंपोनेंट अलोंग एक्सिस, तो फिर हम लोग इसका एक्स के सापेक्ष भी अवकलन जो है वो ज़ीरो मान लेते हैं। तो अब क्या रहा, एफ जेड, तो एफ जेड इज इक्वल टू एम कॉस थीटा डेल बी जेड ओवर डेल जेड, एम जेड डेल बी जेड ओवर डेल जेड। ठीक है, तो अब इस नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की जो लंबाई है वो L है और परमाणुओं का वेग जो है वो V है, तब परमाणु पुंज का Z अक्ष के समांतर विस्थापन, जो Z एक्सिस है उसके समांतर उनका विस्थापन किस तरीके से होगा। अब देखो, जैसे ये ना, ये आप कुछ इस तरीके से देखो, ये परमाणु इस तरीके से जा रहे हैं, ठीक है, ये Z एक्सिस है, ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये क्या है, एक्स और जेड प्लेन के अंदर है सारा, ओके। तो हम लोग क्या कहते हैं, किनारों के प्रभाव को नगण्य माने, तो केवल हम लोगों ने इसको जेड एक्सिस के अलोंग ले लिया है, फोर्स भी क्या है, जेड एक्सिस के अलोंग है। तो अब इस दिशा में ये जब चलता है तो अब जेड एक्सिस के अलोंग ये डेविएट होगा फोर्स लगने की वजह से,
या तो ऊपर या नीचे। कितना होगा वो देखते हैं। तो ये किस तरीके से आया ये समांतर विस्थापन, क्योंकि F इज़ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। तो यहाँ पे हम लोग F जो है उसको एम ए लिखते हैं, और ए जैसे आप गति के जो समीकरण लिखते हैं z बराबर 1/2 ए टी स्क्वायर, ये होता है ना, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो आपको ये अप्लाई करना है हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और इसको अप्लाई करने के बाद z की जगह और z बराबर हाफ ए टी स्क्वायर, तो a जो है a इज़ इक्वल टू हो जाएगा f बाई एम। ओके, तो ये f जो है उसमें बाई m करना है, और ये a जो है इसकी वैल्यू को आपको उसमें रखना है, जैसे z इज़ इक्वल टू क्या था, हाफ ए टी स्क्वायर। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो ये परमाणु जो हैं वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबाई l है, परमाणुओं का वेग क्या है, v। तो ये हो गया l बाई वी और हाफ और f बाई m, a की जगह रखोगे f बाई m। ओके, तो ये आ जाएगा आपका, जैसे हाफ तो मतलब ये 2 आ ही गया, और एक mz f बटे में m करना है तो mz बटे m और डेल वी जेड ओवर डेल z और एल स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ओके, ये बन गया ना। तो इस तरीके से z अक्ष के समांतर विस्थापन आ गया। अब भट्टी से निकले जो धातु वाष्प में से परमाणुओं का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो z अक्ष के सापेक्ष यादृच्छिक रूप से झुका हुआ रहता है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का जो हम z कंपोनेंट की बात कर रहे हैं वो हो सकता है कि z अक्ष के पैरेलल हो, यानी कि प्लस m डायरेक्शन में हो, और या ये भी हो सकता है कि ये z अक्ष के एंटी पैरेलल हो, यानी कि वो माइनस z डायरेक्शन में हो। यानी कि ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है, एम जेड, ठीक है। यानी कि ये जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का z कंपोनेंट है वो माइनस m से प्लस m तक वेरी करेगा, ठीक है, माइनस m से प्लस m तक वेरी करेगा। अब हम लोगों ने जो प्लेट पे पैटर्न देखा है, अब हमारे हिसाब से तो ये होना चाहिए कि जब वो सारे परमाणु हैं फोर्स लगने की वजह से डेविएट होते हैं तो ऊपर और नीचे जाने वाले परमाणुओं की सबकी संख्या सिमिलर है। तो ये कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो हमें मिलना चाहिए, यानी कि माइनस m और प्लस m के बीच में सारे जो हैं यहाँ जमा हो जाने चाहिए, और प्लेट पर कुछ इस तरीके की संरचना जो है वो हमें दिखाई देनी चाहिए, जैसा कि फर्स्ट जो जो डायग्राम मानिए या कुछ भी उसके अंदर दिखाया गया है। लेकिन हमें मिलता क्या है, जो सेकंड में है। लेकिन ये सेकंड वाला क्यों मिला, स्टर्न गर्लक के चांदी परमाणुओं के जमाव प्लेट पर दो सुस्पष्ट अलग अलग आपतित दिशा के दोनों ओर एक एक लाइन प्राप्त होती है। ये चिरसम्मत सिद्धांत से मेल नहीं खाता। तो स्टर्न गर्लक के इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा परिभाषित z दिशा की ओर परमाणुीय चुंबकीय आघूर्ण के घटक का क्वांटीकरण होता है। यानी कि हम लोग ये कहते हैं ना, मैग्नेटिक मोमेंट का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का केवल z डायरेक्शन के अंदर डेविएशन हो रहा है, ओके हो रहा है, लेकिन वो क्या है, कंटिन्यूस नहीं है, वो क्या है, डिस्क्रीट है, सारे कंपोनेंट नहीं मिल रहे, बीच में स्पेस आ गया ना, यानी कि वो क्या है, क्वांटाइज्ड होता है। इसे हम स्पेस क्वांटाइजेशन या समष्टि या आकाश क्वांटाइजेशन या क्वांटीकरण कहते हैं। चूँकि mz इज इक्वल टू होता है ई एल जेड बाई 2m, mz के क्वांटीकरण का अर्थ है कि lz का क्वांटीकरण, और lz क्या है, ml कट होता है। सिंपली अगर हम ये कह रहे हैं कि ये दो लाइनें हैं, बीच वाले मान हमें नहीं मिले या बीच का पैटर्न नहीं मिला, तो हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट जो है mz जो है वो क्या है, क्वांटाइज्ड है। अब ये क्वांटाइज्ड कब हो सकता है, जब lz क्वांटाइज्ड हो। lz होता है ml कट, ओके। अब ml जो है वो तो है मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, है ना। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, तो जब l का जो मान होता है तो ml का होता है -l से +l, और टोटल होते हैं इसकी वैल्यूज़ 2l + 1, ओके। तो यानी कि हमें जो पैटर्न मिला है उसमें 2l + 1 लाइनें मिलनी चाहिए। l बराबर 0 पर तो हमें क्या मिलता है, एक ही लाइन मिलती है, क्योंकि कितनी लाइनें मिलनी चाहिए, 2l + 1, 0 पर मिलेगी एक, और l बराबर 1 पे हमें 3 लाइनें मिलेगी, ठीक है। लेकिन हमारे पैटर्न में तो हमें 2 लाइनें मिल रही हैं,
दो लाइनें मिलने का मतलब है 2l+1 इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू हाफ। लेकिन l जो है वो कभी भी हाफ इंटीजर नहीं हो सकता, है ना। एक मतलब अर्ध पूर्णांक राशि नहीं हो सकती। ये क्या है, हमेशा पूर्णांक राशि होती है 0 1 2 3। तो इस तरीके से ये जो रिज़ल्ट पहुँचे हम लोग, वो स्टर्न गर्लक एक्सपेरिमेंट जो है उसकी अधूरी व्याख्या है, ये उसे कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं करता है। तो इसको कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग स्पिन को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जब स्पिन के बारे में बात करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। इसको आप अच्छे से स्टडी करना और कोई प्रॉब्लम रहे तो पूछना। ओके, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो।